आज पूरे हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अलग अलग सामाजिक संगठन अपनी अपनी भूमिका लोकतंत्र के परिष्कार में निभाने का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 100% मतदान के संकल्प को लेकर के चुनाव आयोग का भी सहयोग करने का कार्य किया है। अपने अपने तरीके से सब सामाजिक संगठन बेहतर से बेहतर लोकतंत्र भारत में बन सके, इसके लिए सक्रिय रहते हैं। और मैं पतंजलि परिवार का भी विशेष आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हर बूथ पर जाकर घर घर जाकर के लोगों को प्रेरणा देंगे कि हर व्यक्ति जो मतदाता है वो घर से बाहर निकल करके राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति देने का काम करे और 100% मतदान सुनिश्चित करते हुए सच्चे मायनों में लोकतांत्रिक प्रणाली की चुनी हुई सरकार को गठन करने में अपना सहयोग और भूमिका निभाने का काम करे। मैं पतंजलि परिवार को इसकी धन्यवाद देते हुए मैं अपने अन्य विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति को, शासन की संस्कृति को पूर्ण रूप से व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर लागू करने का काम सफलतापूर्वक संपन्न किया है। 2014 से पूर्व हरियाणा प्रदेश के सरकार का चरित्र परिवारवादी था, भाई भतीजावादी था, भ्रष्टाचार से भरा हुआ था और स्वयं मुख्यमंत्री निवास और कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे। गुंडागर्दी उस भाई भतीजावाद के आधार पर पनपती थी। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के सर्व समाज ने महसूस किया कि ये सरकारें एक परिवार और एक क्षेत्र के लिए नहीं होती है। सरकारें पूरे प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले सभी नागरिकों के समान रूप से विकास करने के लिए होती है। 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश ने महसूस किया है कि वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। सरकार का योजनाओं का लाभ प्रत्येक घर तक पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के पहुंचे, हर योजना का लाभ सीधे पहुंचे, नागरिक तक सीधे पहुंचे। अनेकों तरीकों से यह सुनिश्चित करने का काम हुआ है। गरीबों को प्लॉट के लिए संकल्प पत्र में इस सुशासन और विकास को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्टूबर में बन जाएगी। सरकार के गठन के बाद नवंबर के महीने से हरियाणा की सभी महिलाओं के खाते में 2100 रुपया प्रति माह उनके खाते में सीधे जमा किया जाएगा। प्रति माह हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। 25,000 रुपए से अधिक सालाना जेब खर्ची महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलेगी। प्रत्येक कॉलेज जाने वाली बेटी को एक स्कूटर की सुविधा सरकार देने का काम करेगी। प्रत्येक गांव में महिला चौपाल अलग से बनाई जाएंगी। प्रत्येक जो हमारे चिराग और आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 70 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। 2 लाख युवाओं को
बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसमें मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरी की बात तो की है, लेकिन नौकरी वो उसकी मंडी सजाने का काम करेंगे, वो उनका मोल लगा करके बेचने का काम करेंगे। वह भ्रष्टाचार का इसको एक स्रोत मान करके कांग्रेस के लोग स्वयं का घर बनना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित करके दिखाया है कि गरीब से गरीब आदमी के घर में बिना जात पात के भेदभाव के योग्यता के आधार पर बड़े से बड़े अधिकारी की नियुक्ति का पत्र पहुंचा है, सरकारी नौकरी उनको मिली है। 5 लाख युवाओं को मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा, 5 लाख युवाओं को। नानौंद के लिए सबसे बड़ी जो योजना है मेरी दृष्टि में कि हरियाणा में 10 IMT बनाने की हमने संकल्प किया है। 10 नए औद्योगिक शहर बनाने का संकल्प किया है। हर शहर में 50,000 नौकरियों को बनाने का संकल्प किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नानौंद में भाजपा जीतेगी और नानौंद की भूमिका हरियाणा की सरकार में होगी। इन 10 औद्योगिक शहरों में 50,000 नौकरी वाले 10 नए औद्योगिक शहरों में एक औद्योगिक शहर वह नानौंद में भी बनवाने का काम अभिमन्यु करेगा, ये मेरा संकल्प है। हमारा क्षेत्र उद्योग से युक्त होगा और उद्योगों में रोजगार के अवसरों से युक्त होगा और यही नजदीक में हम कारखाने उद्योग फैक्ट्री में जाकर के हमारे नौजवान काम कर पाएंगे और रोज सुबह घर से जाकर के शाम को घर लौट करके अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। पिछली जो योजनाएं हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। बहुत सारी चौपालें हैं वह अधूरी पड़ी, बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा। बच्चे ले जाएंगे और पूछो तो कह देता हूं कि नानौंद के कोई खेत ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सीधा मैं सिंचाई का पानी नहीं लगा दूंगा, कोई 1 एकड़ नहीं छोड़ूंगा। फैमिली आईडी की इनकम की जो समस्या है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया और नायब सिंह जी की पूरी ध्यान में है और नानौंद में विजय होगी तो नायब सिंह जी के साथ नानौंद के प्रतिनिधि बैठेंगे तो उसमें मैं जिम्मेदारी लेकर के कहता हूं कि फैमिली आईडी की इनकम की समस्या को मैं जड़ में मिटा दूंगा, तो मैं विश्वास दे रहा हूं। जी बात रही रोजगार की, तो रोजगार की बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक सरकारी भर्ती में जहां कांग्रेस के समय हमें टुकड़ों में मोल में कुछ चीज लेनी पड़ती थी, हुड्डा सरकार के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में नानौंद के बेटे बेटियों ने बिना पर्ची बिना खर्ची अपनी मेरिट साबित करके अपनी योग्यता साबित करके मोल में पहले 10 साल की हुड्डा सरकार के समय मिली नौकरियों के तुलना में 10 गुना नौकरियां नानौंद के बेटे बेटियों ने मेरिट पर ली है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले हमारे साथ धोखा होता था, हमारी योग्यता वही थी, हमारे बच्चे काबिल थे, हमारी पहली पीढ़ियां भी काबिल थी, लेकिन राजनीतिक की कमी के कारण 10 वर्षों में नानौंद के नौजवानों ने बेटे बेटियों ने 10 गुना नौकरियां मेरिट पर लेकर के ये साबित किया कि हमारी पहले की पीढ़ियां भी योग्य थी, हमारी वर्तमान पीढ़ी भी योग्य है। और हरियाणा में 90 हलकों में हर भर्ती में नानौंद ने हरियाणा के सभी विधानसभा की औसत से 3 गुना 4 गुना नौकरियां नानौंद के युवाओं ने
ले करके साबित किया है कि हमारे बच्चे काबिल हैं, योग्य हैं, केवल हम धोखे के शिकार थे। और आने वाले समय में ये धारा बहेगी और जो नौकरियां देनी है, जब मैंने बोल दिया कि 10 IMT हरियाणा में बनेगी, उनमें से एक नानौद में जमीन आएंगे तो 50,000 नौकरी तो उसी में आ जाएंगी। अगली बार लाली से जमीन ले लेंगे, उस पर करवा देंगे। तुम्हारी देखिए, जिस प्रकार का व्यवहार इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की नेत्री के साथ हुआ है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन 2 पीढ़ी समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन जिनके पूर्वज कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे, जो लोग कांग्रेस पार्टी के G23 में शामिल, वो लोग कांग्रेस के नेतृत्व को ब्लैकमेल करके और इतनी बड़ी नेत्री के अपमान को करने में सफल हुए हों और उनको दरकिनार कर दिया हो। भले हमारी विपक्षी है, विरोधी है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन उनको गाली गलौच देना ये उनका अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, ये समाज का मामला है। और पूरे 36 बिरादरी में इस गंदी गाली को लेकर के बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा आक्रोश है और निश्चित तौर पर वो भी आहत होंगी। मुझे लगता है कि समस्त समाज इससे आहत है। ये पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं है, एक वर्ग की नहीं है, एक बिरादरी की नहीं है। इस बिरादरी इस दर्द को महसूस करती है और हमारे विशेष रूप से हमारे नानौद की बच्ची भी है। तो ऐसे में बेटी 36 बिरादरी की साझी बेटी होती है, बहन बेटी सबकी होती है। एक बहन बेटी के साथ इस प्रकार का गंदा व्यवहार वह सबको पीड़ा दे रहा है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का जवाब मिलना चाहिए था, उस जवाब की बजाय वो उसको निजी राय बताने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक ठहराने के बराबर ये टिप्पणी मानी जा सकती है। ये पाप भी है और अपराध भी है और इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए।